A constant force is being applied on a rod of length L kept at rest on two parallel conducting rails connected at ends by resistance R in uniform magnetic field B as shown. The power delivered by the force will constant with time. The power delivered by force will be increasing first and then will decrease. The rate of power delivered by the external force will increase continuously. The rate of power delivered by external force will be decreasing continuously before becoming zero. So यहाँ पर दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें निकालना है पावर डिलीवर्ड और दूसरा निकालना है रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड। कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, रॉड की लेंथ L दे रखी है और रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। तो निकालते हैं, पहले पावर डिलीवर्ड निकालते हैं। पावर डिलीवर्ड निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि इस रॉड की किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी v के बराबर है। तो एज्यूम कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, और क्योंकि रॉड किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, ये रॉड एक सेल की तरह बिहेव करेगी, है। तो सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डिसाइड कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो टेक योर राइट हैंड और फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। रॉड क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी और ये नेगेटिव साइड हो जाएगी, और करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे। और जब ऐसे करंट फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली करंट मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रही है, तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वो भी निकाल सकते हो राइट हैंड रूल का यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेम टेक योर राइट हैंड, चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करो, तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस पर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया, फोर्स हो जाएगा ILB के बराबर। अब हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो v पे डिपेंडेंट होगा। तो लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी f माइनस ILB और डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, तो दिस इज dv अपॉन dt, और ये हो जाएगा f बाई m एंड LB अपॉन m इंटू I। अब इस I की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सेल का जो EMF होगा दैट इज इक्वल टू BVL के बराबर होगा। तो EMF को हम कर सकते हैं BVL, और रेजिस्टेंस R है, तो I की जगह, यहाँ पे I की जगह मैं लिख रहा हूँ BVL अपॉन R। तो ये हो जाएगा BVL अपॉन R। यहाँ पर F भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने K1 कांस्टेंट ले लिया, और इधर V को छोड़ के बाकी सारा का सारा कांस्टेंट है, यानी ये पूरा जो है वो कांस्टेंट होगा। L स्क्वायर, B स्क्वायर, R, ये सब कांस्टेंट होगा V को छोड़ के। तो पहले वाले को हम कांस्टेंट K1 बोल दिया मैंने, और दूसरे वाले को कांस्टेंट K2 बोल दिया। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा K2 इंटू V। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी हो गया दिखने में। नाउ यहाँ पर कांस्टेंट K1 की वैल्यू तो F बाई M है, वो तो पता ही लग रहा है, और कांस्टेंट K2 की वैल्यू अगर साइड में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर, या लिखो L स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाय MR। अब ये इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ से dv अपॉन K1 माइनस K2v, और इधर हो जाएगा dt। इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और इनिशियल 0 से t हो जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो यहाँ पर इस टर्म से डिवाइड कर दोगे, यानी 1 अपॉन माइनस K2, और आएगा
एल एन के वन माइनस के टू वी, के वन माइनस के टू वी। सो ये हो गया और इधर आ जाएगा टी। सो लिमिट लगाते हैं 0 से लेकर v तक, तो इधर फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज एल एन के वन माइनस के टू वी, के वन माइनस के टू वी, और ये हो जाएगा माइनस के टू टी, और के वन के टू की वैल्यूज हमें पता है। नाउ अभी लिमिट रखनी है फ्रॉम 0 टू v, तो फाइनल लिमिट माइनस, पहले तो v रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, तो v रखेंगे तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिख दो एल एन के वन माइनस के टू वी, के वन माइनस के टू वी, एंड फिर माइनस 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो एल एन के वन हो जाएगा, एल एन के वन हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस के टू टी, वैसा का वैसे ही। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर एल एन, तो ये हो गया के वन माइनस के टू वी माइनस के टू वी डिवाइडेड बाय के वन, और ये हो गया माइनस के टू टी। नाउ अब यहाँ से लॉग हटा देते हैं, लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा के वन माइनस के टू वी डिवाइडेड बाय के वन, और e की पावर माइनस के टू टी। सो अब v के टर्म में हमें लाना है, मतलब वेलोसिटी लानी है, तो इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करते हैं। के वन माइनस के टू वी, एंड दिस इज के वन e की पावर माइनस के टू टी, एंड उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज के टू वी, एंड ये आ जाएगा के वन कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस ई की पावर माइनस के टू टी। थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है, मगर ये फिजिक्स में बहुत कॉमन सा इंटीग्रेशन, इसलिए तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, के वन अपॉन के टू, के वन अपॉन के टू, और वन माइनस ई की पावर माइनस के टू टी। तो हम यहाँ तक पहुँच गए एक लंबे से इंटीग्रेशन के बाद, और हमें पता है के वन और के टू की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी हमने, के टू की वैल्यू ये है और के वन की वैल्यू ये है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम आपको फिट कर देंगे यहाँ पर, वैसे तो ये कांस्टेंट है ये। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में दो चीज़ें पता करनी है, एक पता करना है पावर डिलीवर्ड और दूसरा रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड से शुरू करते हैं। पावर डिलीवर्ड क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ पावर जो डिलीवर्ड होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगी, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें पता ही है यहाँ पे, तो वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा सा या थोड़ा सिंपल करके लिख दो या ऐसे लिख दो, के वन अपॉन के टू, समझने के लिए हम इसको ऐसे वन माइनस वन अपॉन ई की पावर के टू टी ऐसे कुछ लिख देते हैं, है ना। और इससे थोड़ा समझो, टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ई की पावर टी इंक्रीज करेगा, फिर ये जो पूरा टर्म है पूरा का पूरा ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर टाइम इंक्रीज करता है तो पावर की वैल्यू इंक्रीज करती है, टाइम इंक्रीज करेगा तो पावर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करते हैं। ये कह रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स कांस्टेंट विद टाइम, ये तो गलत है। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स विल इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज, ये भी गलत है। तो ए और बी तो गलत हो गए। दूसरा सी और डी ऑप्शन रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड के बारे में, तो अब हमें रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड निकालना होगा। तो रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड क्या होता है, डीपी अपॉन डी, तो इसको अलग से निकालते हैं। तो पावर इज इक्वल टू हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड डीपी अपॉन डी हो जाएगा, दैट इज डीपी अपॉन डी। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा dv अपॉन डी टी, dv अपॉन डी टी। सो dv अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें, dv अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, यहाँ पर पहले टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, दूसरे टर्म के डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, माइनस के टू मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो खाली के वन बचेगा, यहाँ पे के वन बचेगा, और ई की पावर माइनस के टू टी बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डी टी, है ना।
फोर्स तो अभी भी कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसको dp अपॉन dt बराबर dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू, एंड dv अपॉन dt हम निकाल चुके हैं k1 e की पावर माइनस के टी, k1 e की पावर माइनस k टू टी, यहाँ पे k टू टी हो जाएगा, दिस इज k2 इंटू टी। और थोड़ा सा अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो k1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर k2 टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली ये टर्म इंक्रीज करेगा पूरा, तो ये टर्म इंक्रीज करेगा क्योंकि e की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो ये टर्म पूरा इंक्रीज कर जाएगा, तो ये होल टर्म डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब dp अपॉन dt क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हम टाइम अगर इंक्रीज करेंगे तो dp अपॉन dt की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे अब ऑप्शन देखते हैं, तो रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड एक्सटर्नल फोर्स डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली बिफोर बिकमिंग जीरो, तो आंसर डी फिर सही होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है डी।